नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज भी चर्चा का अहम मुद्दा हमारे देश की संसद से जुड़ा है। संसद में इस समय लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा राज्यसभा के सत्र की अगर बात की जाए तो दोनों ही दिनों में अगर बीते 2 दिन की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त राजनीति और सियासत देखने को मिल रही है। कल की अगर बात करें तो राहुल गांधी के ने जिस तरीके से फ्रंट फुट पे जाकर बैटिंग की है, अगर बैटिंग के शब्द के हिसाब से कहा जाए, जिस तरीके से उन्होंने सरकार को घेरा है, कई मुद्दों पर घेरा है, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं पर बात की है, हिंदू हिंसक होता है इस मामले को लेकर जिस तरीके से निशाना साधा है, उसके बाद जो बवाल देश में मचा है वो एक अलग है। लेकिन साथ ही साथ आज अखिलेश यादव सपा जो प्रमुख हैं उन्होंने भी सदन में खड़े होकर आज सरकार पर सवालिया निशान उठाए। अग्निवीर योजना की बात की जाए उस पर सवाल उठाए, पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन आज एक नई चीज देखने को मिली। कल जहां सदन में शिव और हिंदू धर्म की बात चल रही थी, आज वहां पर प्रभु राम की एंट्री हो गई और प्रभु राम को लेकर भी सदन में बातें हुई। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री की बारी आई तो शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया है। आज उसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारे खास 4 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सपा प्रवक्ता जावेद जमील, हमारे साथ विवेक मिश्रा कांग्रेस नेता मौजूद हैं, साथ ही संदीप दुबे हमारे साथ भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं और हिंदू महासभा से संतोष पांडे जी मौजूद हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे विवेक मिश्रा जी आपसे ही, क्योंकि लगातार अगर हम बीते दिनों से अगर हम देखें, कल की अगर बात करें तो कल राहुल गांधी का जो बयान था उसके बाद आज देश में बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर लोग आहत हुए हैं उनके बयान के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने अभय मुद्रा वाली बात करी, उसके बाद उन्होंने इस्लाम को भी उसमें ले आए, उसमें क्रिश्चियनिटी को भी ले आए, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। क्या कहेंगे राहुल गांधी के उस मामले को लेकर, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, पुतले फूके जा रहे हैं। देखिए, कल देश ने 10 सालों के बाद देखा कि संसद भवन ने खुली हवा में सांस ली। पिछले 10 सालों में संसद में जिस तरीके से एक तरफा सारी चीजें हुई, राहुल जी ने उन सारे मुद्दों को जिस तरीके से उठाया, वो राहुल गांधी की बोल जरूर रहे थे लेकिन वो आवाज देश के लाखों नौजवानों की थी, व्यापारियों की थी, किसानों की थी, नौजवानों की थी, विद्यार्थियों की थी, वो आवाज थी। और रही जो बात, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, इतना सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो ये वही आईटी सेल है जिसने हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने में लगा दिए। तो आज वो सोशल मीडिया की बात नहीं, लेकिन राहुल जी ने जिस तरीके से हिंदू धर्म की बात करी, उन्होंने साफ कहा कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता है। हिंदू या हमारा देश ये अहिंसा का समर्थक रहा है। हमारे ऋषियों मुनियों से लेकर सारे लोगों ने अहिंसा का समर्थन किया है। तो उस तरीके की बात उन्होंने कही है। और अगर सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा है तो ये आईटी सेल का है, भाजपा के आईटी सेल का तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। सड़कों पे जो हो रहा है, सड़कों पे जो, और विवेक जी सड़कों पे जो लोग उतरे हुए हैं काशी से लेके हर जगह पर, वो क्या है? आईटी सेल तो चलिए मान लिया, सोशल मीडिया वो सारा प्रायोजित है राहुल गांधी जी का। जिन्होंने संसद में अगर सुना है तो वो सब जानते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। उन्होंने साफ कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये हिंदू का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। भाजपा जो हिंदूवाद की बात करती है, वो हिंदू सब हिंदू की बात नहीं करती है। विवेक जी, लेकिन ये भी मानेंगे राहुल गांधी का जो सबसे पहला बयान में जो सबसे पहली लाइन थी वो ये थी कि हिंदू धर्म का, जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म का कहते हैं वो हिंसक होते हैं, वो अन्याय की बात करते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में उनको टोकते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज के विषय में ये बात कहना बहुत ही गलत बात है, इस पर विचार करना होगा, उसके बाद अपने शब्दों को बदलते हुए राहुल गांधी ने तब ये कहा, जो आप अभी बयान दे रहे हैं, जो आपने बात कही, वो उसके बाद ये बयान सामने आया कि हिंदू समाज की बात नहीं हो रही, हिंदू हिंसक नहीं होते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, हिंदू के बीजेपी जो है वो पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये इसके बाद आया है जब प्रधानमंत्री ने बीच में बोला है। देखिए अनुराग जी, ये राहुल जी का बात थी कि जो लोग अपने को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं
वही लोग हिंसा और नफरत फैला रहे हैं, नहीं जबकि विवेक जी, हिंदू धर्म के खिलाफ है ये। ठेकेदार वाली बात तो बाद में आई थी ना। हिंदू समाज, हाँ, जो लोग अपने आप को हिंदू समाज का लेकिन कहते हैं। वो नहीं, वो शब्द बाद में आया, लेकिन उसका अभिप्राय यही था। आज सोचिए 10 सालों से जो संसद के अंदर हो रहा था, आज उसके अलावा जो जिन मुद्दों पे बात करी, आज लगा कि संसद, जो दुनिया ने देखा कि आज हमारा जो लोकतंत्र जीवन था एक तरफा नहीं था, और जो मुद्दे वहां पे उठाए गए उन मुद्दों का कहीं जवाब है उनके पास। आज हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो हिंदू धर्म के लिए चलिए, उन्होंने शुरू में कहा हम आप ही की बात एक बार मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शब्दों की अगर बात आप कर रहे हैं, तो उन्होंने, उनका कहने का आशय यही था कि जो हिंदू धर्म के लंबरदार बन रहे हैं, जो ठेकेदार बन रहे हैं, वो हिंदू धर्म के, उनका आचरण हिंदू धर्म के खिलाफ है। एक राजनीतिक अगर देखा जाए बैकग्राउंड से जो आते हैं, जिनका परिवार जो रहा है वो राजनीति से ओतप्रोत रहा है, उनके रगों में राजनीति है। एक ऐसे नेता जो इस बार विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े विपक्षी नेता देखा जाए तो सदन में हैं, उसके बावजूद क्या आप ये मानते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि उनकी बातों का आशय ये था, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी बातों को सही ढंग से राहुल गांधी सदन में रख नहीं पाए, या अपनी बातों को पिरो नहीं पाए, या फिर शायद देखा जाए तो उनको पिरोने की कला जो है कहीं अभी बाकी है? ऐसा कुछ तो नहीं है कि सही से रख नहीं पाए अपनी बातों को, जिसकी वजह से ये मौका मिला? देखिए अनुराग जी, जो राहुल जी ने कल 90 मिनट बोला संसद के अंदर, डिजिटल का जमाना है, पूरी दुनिया ने उसको देखा होगा। राहुल गांधी जी बोलने की न कला में कमी थी, न शब्दों में बात थी, लेकिन उसको जिस तरीके से भाजपा अपने डीएनए के मुताबिक जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रही है, बात उस पे राहुल गांधी जी ने सारे जो 10 सालों में इन्होंने कुशासन में जो इनके फैसले रहे, उनको जिस तरीके से सिलसिलेवार उठाया, उसका कोई भी सरकार पक्ष ने जवाब नहीं दिया। और रही बात, आप प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, तो वो तो मुद्दे से घुमाने की वैसे बात करते रहे, चाहे वो गुजरात कांड की बात, गुजरात वादी की बात रही है, चाहे आज उन्होंने संसद में आपातकाल का मुद्दा उठाया। अनुराग जी, आपातकाल का आज हमारा देश का नौजवान सारी परीक्षाओं के लीक होने से, ये लीक वाली सरकार, लीकेज सरकार रही, आज नौजवान परेशान था। उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री जी नीट परीक्षा के बारे में कुछ बोलेंगे, पर विद्यार्थियों के बारे में बोलेंगे, लेकिन वो किसके बारे में बोलेंगे? आपातकाल के बारे में। विवेक जी, आपके जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने तो आज चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। राहुल गांधी जी नीट पर बात करने के लिए, नीट पर चर्चा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी शान से आप सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने अपना एक्स हैंडल है उस पर डाली है कि प्रधानमंत्री जी, मैं नीट परीक्षा पर कल आपसे इस पर चर्चा करना चाहूंगा सदन पे। तो चिट्ठी जब आज लिखी है तो सदन में आज उस पर बात नहीं होगी ना, कल जो आपने किया उस पर ही बात होगी ना। देखिए, वो नीट की बात तो पहले दिन से उम्मीद थी। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया आपातकाल के ऊपर, जिसका समर्थन आरएसएस ने किया था, उस समय के तत्काल जो संघ प्रमुख थे, उन्होंने कहा था कि अनुशासन पर्व है। उस आपातकाल को तो आरएसएस के जब नहीं हुए, तो ये देश नौजवानों के क्या होंगे? ये तो आज बात थी कि उस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, और 50 साल पहले के मुद्दे पे बोले, जिससे आज के नौजवान को रोजी रोटी चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, उस पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। मतलब देश के इतिहास के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, उसकी सच्चाई को बारे में जानने के लिए आज के युवा पीढ़ी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। चलिए संदीप दुबे जी से हम ले लेते हैं जवाब। संदीप जी, जिसका आरएसएस ने समर्थन किया था, आरएसएस का समर्थन क्या? एक तरफ आप आरएसएस की बात, समर्थन की बात करते हैं, फिर आपके ही नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में खड़े होकर राज्यसभा में कहते हैं ये वही आरएसएस है, नाथूराम गोडसे को जिसने भड़काया, महात्मा गांधी की हत्या करवाई। कभी मतलब अपने हिसाब से आरएसएस हमारी तरफ, फिर आरएसएस हमारे अपोजिशन में। मतलब गजब राजनीति है आप लोगों की। नहीं अनुराग जी, यहाँ बात मुद्दे की हो रही है कि अनुशासन पर्व आरएसएस के प्रमुख ने उस समय बताया था, जिसकी आज प्रधानमंत्री जी 50 साल बाद जिक्र करते हैं, वो आरएसएस ने उसका समर्थन मतलब किया था। आपातकाल में देश की मीडिया को, देश के राजनेताओं को, दूसरे दलों के राजनेताओं को उठा के जेलों में ठूस देना, उसके बाद लोगों का नसबंदी कर देना, और मतलब एक तरह से राष्ट्रपति को संज्ञान में ना लेते हुए पहले, और अपने सदन के जो अपने सांसद हैं उनको बिना संज्ञान, बिना कैबिनेट बैठक मीटिंग किए हुए रातों रात एक खड़े होकर बीबीसी में इंदिरा गांधी जी ने ये घोषणा कर दी कि देश में आपातकाल लग रहा है,
उसके बाद आधी रात में राष्ट्रपति को जगा के उनसे साइन करवाए जा रहे हैं, उसके अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग बैठा के वहां पे बताया जा रहा है कि हमने ये फैसला ले लिया है। ये मतलब कौन, ये मतलब अनुशासन है, अगर आप इसको मानते हैं अनुशासन तो? नहीं, ये आरएसएस ने पत्र लिख के कहा था कि अनुशासन पर्व है, उसका समर्थन किया था। अरे मुझे ये नहीं, वो तो ठीक है, वो मान लिया, ये तो मुझे बताइए कि आरएस ठीक है, आप मान लिया विवेक जी, लेकिन ये कौन सा अनुशासन है? मैं संदीप जी आपके पास चलता हूं। संदीप जी आप भी सुन रहे हैं, अनुशासन की ये कौन सी परिभाषा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। विवेक जी कह रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, ये अनुशासन की कौन सी परिभाषा है कि आधी रात में आप फैसला ले लीजिए, पहले आप देश को बता दीजिए कि हमने इमरजेंसी लगा दी है, उसके बाद राष्ट्रपति को जगाइए आधी रात में कि आप इस पे साइन कर दीजिए, ये ऑर्डर पास करना है आपको, उसके बाद अपने अगले दिन अपनी कैबिनेट के नेताओं को बुला के उनसे कह दीजिए कि हमने फैसला ले लिया है। ये कौन सा अनुशासन है, मुझे ये बताइए। और देश को उसके बारे में जानने की कोई जरूरी नहीं है, युवाओं को बताने का जरूरी नहीं है। संदीप जी ये अनुराग जी, इस तरह के बहुत से फैसले 10 सालों में हुए। ये अघोषित धर्म, अगर आप उस इमरजेंसी को, मेरे हिसाब से अगर आप उस इमरजेंसी को जायज मानते हैं तो आपके हिसाब से जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है वो भी कहीं ना कहीं सही होनी चाहिए फिर तो, ये भाजपा के हिसाब से। संविधान सम्मत थी, लेकिन ये संविधान सम्मत नहीं है। ये वो संविधान की धारा के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है संदीप जी, विवेक जी दूसरों को भी मौका देते हैं, संदीप जी से सवाल ले लेते हैं। संदीप जी आपने सुना विवेक जी को, क्या कहना चाहेंगे? अनुराग जी देखिए, यही अघोषित आपातकाल है जो कांग्रेस के बड़े भाई विवेक जी हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, है ना। और कहते हैं कि भाई हम पे एलिगेशन लगाते हैं, जो काम ये लोग झूठ ये बोलें, फरेब ये बोलें, जातियों के गणित में भारत की राजनीति को ये जोड़ें, हाँ, फिर तोड़ने के बाद जो भी विपक्ष तैयार करें, फिर विपक्ष के साथ जुड़ जाएं, है ना, फिर जुड़ के गोल गोल जलेबी की तरह भारत को अपने हिसाब से नचाएं और गरीब बनाओ राज करो की नीति पे काम करें। एक अच्छी सरकार आई है, 10 सालों से काम कर रही है, उसने एक विजन रखा है, हम युवाओं में उत्साह भरा है। आप देखिए 10 साल पहले हम राजनीति में अपने आदर्श को ढूंढते थे, आदर्श गुम हो गया था, किसे आदर्श बनाते? उस समय भ्रष्टाचार की इतनी बोलबाला थी कि जिधर देखिए भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्टाचार, पूरे देश के युवाओं में जो उस समय तरुण थे। संदीप जी भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? संदीप जी भ्रष्टाचार खत्म हो गया? अनुराग भाई बहुत हुआ, मैं बता रहा हूँ कैसे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि रामराज आ गया क्या? रामराज की परिकल्पना आपकी थी? किसी भी सरकार का, चुनी हुई सरकार का मूल्यांकन का 2 ही पैरामीटर है। पहला, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं क्या जिस जनता तक पहुंचनी चाहिए पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? ये तो आप कह रहे हैं ना पहुंच रही है, मैं पूछ रहा हूँ जमीनी स्तर पे पहुंच रही है? अंतिम व्यक्ति में लूट नहीं है, आज कोई बिचौलिया उसके योजनाओं को नहीं खा जाता। अच्छा, राशन दुकानों का हालत आपने शायद देखी है जमीनी स्तर पे, कोटेदार किस तरीके से वीडियो आए दिन होते रहते हैं, देखा ही होगा सर आपने कि वहां पे घटतौली किस तरीके से हो रही है, राशन किस तरीके से लोगों का काटा जा रहा। अभी कल का एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें 18 किलो का बांट मशीन पे रख के उसके बाद उठा के दूसरी तरफ से अनाज दिया जा रहा था। ये मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अनुराग जी देखिए, दो बातें, हम लोग भी मूल्यांकन समाज का करते हैं, 2 तरह से आप समाज का मूल्यांकन करिए। एक है कि अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई व्यवस्था, और एक दो लोग जो गलत करते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि तीसरा कोई हिम्मत ना कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, अंतिम व्यक्ति के लिए जितनी भी योजनाएं चलती हैं उन तक पहुंचाने की सरकार की जो जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी संदीप जी बिल्कुल सही बात आपने कही। संदीप जी बिल्कुल आपने बात सही कही। पाए जाएंगे या पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई हो रही है। जांच एजेंसियां बेहतर ढंग से काम करें, वो ईडी हो, सीबीआई हो। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में डील करती है, सीबीआई जो सरकारी कर्मचारी अरे सर ये सरकारी तंत्र की जो मशीनरी है, सरकारी तंत्र की जो मशीनरी है, विपक्ष तो कहता है कि भाई इसका इस्तेमाल तो बीजेपी खुले हाथ से कर रही है अपोजिशन के लिए। कल राहुल गांधी जी यही तो कह रहे थे सदन में कि मुझे बुलाया गया, मुझसे पूछताछ की गई, लगातार पूछताछ की गई, कुछ नहीं मिला। यही केजरीवाल कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, बार बार मुझे लपेटा जा रहा है। तो ये तो विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि सीबीआई आपकी, और आप देखा जाए सीबीआई भी आपकी है, इनकम टैक्स भी आपका है, और आप जिसका चाहे उसका बेड़ा गर्क कर दीजिए डरा धमका के। तो ये स्वच्छंद रूप से कहाँ चल पा रही है? अच्छा कह रहा है, मेरी बात सुनिए, विपक्ष तो से ठीक कह रहा है,
सीबीआई भी हमारी है, इनकम टैक्स भी हमारी है, क्योंकि सरकार चलाने का जिम्मा भी देश की जनता ने हमें दिया है। तो जिसकी सरकार होगी, देश की जनता की सरकार है, तो देश की सीबीआई है, देश की ईडी है। ये बिल्कुल सही बात विपक्ष कह रहा है, लेकिन विपक्ष भूल जा रहा है कि उसको ठेकेदारी नहीं मिली है लूट की। विपक्ष भूल जा रहा है उसको ठेकेदारी नहीं मिली है आम जनता के धनों को अपव्यय करने की। इस देश में आधे से ज्यादा स्टेटों में विपक्ष की सरकार है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे उन लोगों को लूट का ठेका मिल चुका है सरकार बनते ही। इसलिए डर और भय इतनी तो जरूरी है इस देश के अंदर, ताकि नहीं, डर और भय जरूरी है। डर और भय अगर जरूरी है, नहीं संदीप जी, डर और भय अगर जरूरी है आपके शब्दों में, तो इमरजेंसी गलत नहीं था फिर, अगर मैं कहूं विवेक जी के शब्दों में। आप दोनों की तुलना एक दूसरे से कैसे कर रहे हैं? जब बैठा हुआ भाई आप कह रहे हैं कि पहले, जबकि आप कह रहे हैं कि वो विवेक जी कह रहे हैं ना, देखिए विवेक जी कह रहे हैं, अरे संदीप जी, विवेक जी कह रहे हैं अनुशासनात्मक रूप से वो जरूरी था, आरएसएस उसके सपोर्ट में थी। आप कह रहे हैं कि भय और जो डर है भ्रष्टाचारियों के लिए, अनुशासन के लिए जरूरी है। हमारे कांग्रेस के बड़े भाई मैं इस विषय को थोड़ा सा बहुत सरल कर देता हूँ। हमें लग रहा है कि हम एक दूसरे की कमियां निकालेंगे तो अपनी विषय कह भी नहीं पाए। देखिए देश में सबको पता है, इवन मुझे, आपको, सबको, कि देश की नैरेटिव चेंज होती रही और हमेशा विपक्ष इस नैरेटिव पे रहता है कि सत्ता पक्ष कोई काम नहीं कर पाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 10 सालों में, सत्ता पक्ष ने बेहतर काम किया, हर सुधार हुआ है, उसको आप माने या न माने, विपक्ष स्वीकार करे या न करे। आज की डेट में गांव-गांव में सड़क है, नल से जल योजना है, बिजली हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। देश की जो व्यवस्था है जितनी बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा सकती है, सरकार ने पूरी कोशिश की। इस साल तो जो 5 साल का लास्ट हमें कार्यकाल मिला, 2 साल भारत ने कोविड झेला है, 3 साल ही हमें अवसर मिला बेहतर ढंग से काम करने की। तो हमने विपरीत परिस्थिति से भारत को, अच्छा संदीप जी आपको बीच में टोकूंगा, संदीप जी बीच में टोकूंगा। देखिए आपने जो मुद्दे गिना दिए, उस मुद्दे में से एक मुद्दा अभी भी निकल के आया, शायद आपको पता चला होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हाथरस में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। हाथरस में कई लोगों की जानें गई हैं। हाथरस में एक सत्संग का समापन हुआ, उसके बाद वहाँ पे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौतें हुई हैं। आंकड़े लगातार वहाँ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वहाँ पर अस्पताल, एटा के अस्पताल में लोग पहुँचते हैं घायलों का इलाज के लिए, तो महज एक डॉक्टर मिलता है वहाँ। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये विकास हुआ है स्वास्थ्य को लेकर? ये तरक्की हुई है हमारे देश में कि एटा जैसे और दवाइयाँ नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लोग घायल वहाँ पहुँच रहे हैं। तो जो घायल हैं, अगर वो मान लीजिए क्रिटिकल कंडीशन में घायल हैं, तो उनको तो रेफर करते करते रास्ते में उनकी मौत हो जाएगी। तो हमने कहाँ तरक्की कर ली, मुझे ये बता दीजिए। अनुराग जी देखिए, हम इसको इस समय बिल्कुल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस विषय पे बात नहीं सर, ये राजनीति नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं कि हमने सड़कें निर्माण करा दिया, हमने अस्पताल निर्माण करा दिया। सरकार तुरंत सबको डॉक्टर उपलब्ध कराएगी और हमारे यहाँ प्रयास वहाँ हो रहा है कि किसी तरह की दिक्कत अभी न हो। तत्काल इमरजेंसी की तरह सारे मंत्री से लेके और सारे हॉस्पिटल्स के जो भी कर्मचारी हैं सबको वहां इकट्ठा कर लिया गया है। कभी कभी होता है कि ऐसी घटनाओं के प्रति चिंता इसलिए जाहिर करने की आवश्यकता होती है। लेकिन संदीप जी सवाल उठता है, सवाल उठता है। मुझे वहां के लिए विषय में अभी क्रिया और प्रतिक्रिया, देखिए कथनी और करनी का सवाल उठता है, क्योंकि आप पिछले 10 साल से हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि हमने एम्स बना दिए, हमने स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ी बातें कर दी, हमने अस्पताल बना दिए, हमने डॉक्टर दे दिए। और जब इमरजेंसी इस तरीके के हादसों के हो जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, दवाइयां अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल। आप कोविड के लिए पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कस्बे हैं जहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। वहां पे अभी पता करिए, सबको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। देखिए, मैं इसको राजनीतिक तौर पे नहीं ले जाना चाहता। मैं राजनीति की बात, देखिए संदीप जी, राजनीति की बात नहीं है, संदीप जी राजनीति की बात नहीं है। मैं कोई राजनीति पे दोषारोपण नहीं करूंगा। अभी इस विषय पे थोड़ा सा मुश्किल दौर है, इसको राजनीति से परे रखते हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पे मुझे भी टिक्का टिप्पणी करने से अभी बचना चाहिए, क्योंकि बहुत असहनीय पीड़ा उस परिवार को हो रही होगी जो अभी जो परिवार के समक्ष इस तरह की नहीं, वो तो हो रही होगी, लेकिन उससे भी असहनीय पीड़ा, संदीप जी, उससे भी असहनीय पीड़ा मुझे लगता है उन परिवारों के लिए होगी जो एक उम्मीद की किरण लिए इन अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं, चाहे वो आज घायल हुए हों, चाहे पहले घायल हुए हों, और जो उनके चंद सांसें बची हैं वहां अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा, सुविधाएं नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। ये सवालिया निशान उठता है। सरकार पूरी तरह से
पूरी 124/7 गवर्नमेंट वहां पे सरकार आ गई है, सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। संदीप जी, आज की घटना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके पहले की बात कर रहा हूं। आज तो सच्चाई खुल के आ गई है जब इस घटना के बाद की बात करें। जावेद जमील, आपके पास चलेंगे। अनुराग की व्यवस्थाएं बदलेंगी, धीरे धीरे बदलेंगी, व्यवस्थाएं बहुत तेजी से चलिए बदली है। सर, 10 सालों में 10 साल तो हो ही गए हैं, 10 साल तो हो ही गए हैं सर। एक बेहतर हॉस्पिटल बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, 10 साल हो गए हैं और 5 साल आपके पास हैं, उसमें भी देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो विपक्ष कह ही रहा है कि अगली बार तो हमारी बारी है, हम तो नजदीक पहुंच ही रहे हैं। खैर, जावेद जमील जी, आपके पास चलते हैं। जावेद जी, बताइए बताइए। आज तो बड़ा शायराना अंदाज था अखिलेश यादव जी का, मतलब सदन में अगर कहा जाए, बहुत ही देखा जाए तो उन्होंने शायराना अंदाज में बहुत किया। और दूसरी बात, इस बार सारी चीज़ें, कल राहुल गांधी जी शिव शंकर और गुरु नानक देव सबको लेकर आ गए, और आज वो अखिलेश यादव की बात की जाए तो बेचारे एक अयोध्या की बात, कोई, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कुछ टॉपिक ही नहीं है खास। अयोध्या हमारे बगल में अवधेश जी बैठे हैं, अयोध्या पति हैं, अयोध्या नाथ हैं, वही तारणहार हैं, उनको लेके साथ में घूम रहे हैं। ये मतलब एक घूम फिर के राम, वो जो विपक्ष है जो राम को नहीं मानता था, कांग्रेस सरकार जो है राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती थी, आज उसी के साथ बैठ के राम नाम, कम से कम कुछ तो भला हुआ, कम से कम कुछ तो बदलाव आया, ये देखने को मिला है। लेकिन आज जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर और ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव जी ने जो बिल्कुल तंज कसे हैं, तीर चलाएं, मुझे लगता है कि कुछ तो खुशी हुई होगी आपको कि आज फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। देखिए, जैसा आज अभी आपने बात कर रहे हैं लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से, विपक्ष हमेशा ये कहता था कि जब चुनाव के परिणाम आए थे कि ईवीएम को ये लेके कहता था सत्ता पक्ष कि अब ईवीएम ठीक हो गई। अक्सर आपने सुना होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठते थे, वो भी हम लोगों के ऊपर तंज कसते थे कि क्या अब ईवीएम से आप संतुष्ट है, ईवीएम ठीक है। उसी के ऊपर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम चाहे उत्तर प्रदेश में 80 से 80 सीटें जीत जाए, लेकिन हमारा जो विरोध ईवीएम का है वो आज भी दर्ज है। हमें पूरी तरीके से ईवीएम के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। जब भी हमारी सरकार आएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम इस व्यवस्था को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो हम समाजवादी पार्टी शुरू से जो बात कहती चली आ रही थी, हम लोगों को ये कहा जा रहा था कि सत्ता पक्ष हमारे ऊपर हमेशा इल्जाम लगाता था कि ये जब बिहार जाते ईवीएम के ऊपर ठीकरा बोलते हैं या ईवीएम के ऊपर सारा दोष दे देते हैं। आज उन बातों का पूरा पटाक्षेप राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जो सदन में बोले उसमें पूर्ण रूप से कर दिया। अब रही बात दूसरी, आज उन्होंने अग्निवीर के ऊपर ही बोला कि अग्निवीर जो योजना है उसका समाजवादी पार्टी शुरू से विरोध कर रही है। तो ये आज का मुद्दा नहीं है। हम लोग शुरू से ये क्या कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना जब भी इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार आएगी, हम इस योजना को नहीं लागू करेंगे। अच्छा, कारण बता दीजिए मुझे, अग्निवीर से समस्या क्या है? क्योंकि कल राहुल गांधी जी एक कह रहे थे बात कि अग्निवीर जो होते हैं, अग्निवीर जो जब उनकी शहादत हो जाती है उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिलता। लेकिन सच ये है कि एक शहीद के परिवार जो है वो सामने आया, उनके पिताजी सामने आए, उन्होंने खुद सामने कहा कि मुझे अपने बेटे की शहादत के बाद सरकार की तरफ से 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिले। बात यही खत्म हो गई। जहां तक अग्निवीर की बात है, जैसे उसमें ये बताया कहा जाता है कि उसमें पेंशन नहीं। तो एक जो हमारा सैनिक है, सबसे बड़ी चीज उन दोनों अग्निवीर में और जो हमारा सेना का जवान है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अपने आप को थोड़ा सा कमतर महसूस करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति को उसी जगह पे पेंशन मिल रही है, दूसरे वाले को उसी जगह पे ना कोई पेंशन है, ना कंपनसेशन है, कुछ भी नहीं। तो ये एक डिफरेंस है ना। और एक तरफ 4 साल 5 साल की नौकरी है, एक तरफ लंबा समय है। ये सारी चीजें ना नहीं। तो जावेद जी, अगर इतनी चिंता अग्निवीरों की है, हमारे देश के जवानों की है, तो सारे जो नेता हैं, जो सारे सांसद हैं, जो विधायक बनने के बाद और एमपी बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, जो उसके बाद जब रिटायर हो जाते हैं, जब अपने कार्यकाल से छूट, एक बार विधायक बनिए, एक बार सांसद बनिए, उसके बाद जो पेंशन आती है उसका परित्याग क्यों नहीं कर देते? वो सीधे क्यों नहीं कर देते हमें पेंशन चाहिए ही नहीं, उठा के आप हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे अग्निवीर हैं, उनके परिवारों को दे दीजिए जिन्होंने शहादत दी है। तो ये क्यों नहीं करते? ये तो आपको लोगों को करना चाहिए ना, एक कदम आगे आके। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सारे सांसदों, सारे विधायकों को, हमारा कहने का मकसद ये कि एक आदमी को कोई फैसिलिटीज मिल रही है, दूसरे आदमी को उसी जगह पे नहीं मिल रही है। तो इसमें लगभग कहीं ना कहीं समानता का अभाव है।
हम इस बात को दर्शाना चाह रहे हैं। आप बात समझिए ना कि नहीं, एक मैं तो बात बदलने समझ की रहा हूं, इसीलिए तो पूरी मैं कह रहा हूं, जो जनता आपको नेता बनाती है, जो जनता आपको चुनती है, जो जनता आपको विधायक और एमपी बनाती है, उसके बाद उसी जनता की बैंड बजती है, उस जनता को सहूलियत नहीं मिलती है, उस जनता को लाइन में खड़े होना पड़ता है, और उसी जगह जो विधायक और एमपी बन जाते हैं वो आराम से अपनी जीवन यापन करते हैं, पेंशन भी उठा लेते हैं। कई जगह तो ऐसे हैं कि डबल डबल पेंशन भी उठती है, उनके परिवार, फिर पूरा परिवार आ जाता है राजनीति में, फिर उनको जरूरत ही क्या है कुछ करने की। देखिए, ये मुद्दा जब भी अग्निवीर का उठा है, आपने जी। देखा वो तमाम हजारों छात्रों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। यानी कि कहीं ना कहीं जो इस योजना के लिए लोग तैयार पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी खामी है, और सरकार ने भी कहीं ना कहीं ये माना है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें जो है देखिए उसको खामी, परिवर्तन नहीं किया। नहीं, ये बात तो सही है जावेद जी, खामी होती है, कोई भी चीज़ बनती है खामी होती है, लेकिन खामियों के लिए खामियों का ये होता है कि बैठ के आप बात तो करिए। खामियां होती हैं तो सरकार के साथ विपक्ष जो है बैठ के बात करे, ये नहीं कि आप अच्छा, दूसरे पक्ष को ये भड़का बात के आप आपकी बात सड़कों अब पे बात है। उतरवाएं, उनके अच्छा, सामने कितने गलत मुद्दों चीजें पे डिलीवर करें। कितने मुद्दों पे सरकार ने विपक्ष के साथ बैठ के बात की? अरे तो आप बात तो करिए, सरकार से भी मैं कहूं, देखिए मेरा यही तो कहना है, संसद भवन की जो कार्रवाई चलती है नोटबंदी हो या कोई भी चीज हो, जी। किसी भी मुद्दे पे कभी किसी सरकार ने बैठ के विपक्ष से बात करने की कोशिश की है क्या? अभी किसानों का ही मुद्दा था, तो क्या सरकार ने विपक्ष से पूछा क्या उनको कॉन्फिडेंस मिल गया कभी? अरे तो पूछे कब, जब आप केवल राजनीति भड़काने में ही लगे हुए हैं, आप छोटी छोटी बातों में राजनीति करने लगेंगे, तो आप दो लोग अलग अलग पोजीशन के लोग टेबल पर बैठ के बात कब करेंगे? मजे की बात तो ये है कि संसद भवन में जो कार्रवाई चलती है जावेद जी, आपको भी पता होगा, यहाँ जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, संसद भवन की जो कार्रवाई चलती है वो देश के आम नागरिक के टैक्स से चलती है। उसकी एक कार्रवाई का कितना खर्चा आता है ये आपको भी पता ही होगा, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभिभाषण में अभिवादन कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, कल जो मुद्दे हुए हैं उसमें शोर मचाया जा रहा है, बातें हो रही हैं, शायराना अंदाज चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी शो चल रहा है कोई। अरे मुद्दों पे बात करिए ना, गंभीरता के साथ बात कीजिए, वहां पे कॉमेडी शो या शायराना अंदाज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई विरोध करना है, थोड़ा सा विपक्ष जो है ताकतवर हुआ है, इसलिए हमारी बातें जो है वो सही है, तो सामने वालों की बात गलत है। अग्निवीर का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये मतलब ये मुद्दा उठाने लायक नहीं है सदन में। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो अग्निवीर का मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा उठाया जाए, मुद्दा उठाने का तरीका होता है, मुद्दे उठाने के तरीके की बात की जाए, बात ये होती है। का जो मुद्दा उठाया गया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए जावेद जी, कल जब राहुल गांधी खड़े वहां पर लोकसभा में जब वो बात कर रहे थे, वहां पर धर्म को लाने की क्या जरूरत थी? भगवान शिव की जो तस्वीर लेके गए, जीसस की तस्वीर लेके गए, और गुरु नानक की तस्वीर लेके गए, और सभी धर्मों की बात करने लगे कि अभय मुद्रा है। आपको पता है इस्लाम में जब ये अभय मुद्रा की बात उन्होंने करी है, आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं इस्लाम को जावेद जी, आज कई आपके जो धार्मिक जो गुरु हैं, धर्म गुरु जो हैं, इस्लामिक धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है कि अभय मुद्रा का कुछ लेना देना है ही नहीं इस्लाम से। ये आखिरकार राहुल गांधी जो हैं, इन्होंने अभय मुद्रा को इस्लाम को अभय मुद्रा से कैसे जोड़ दिया? अब इस पर क्या कहेंगे? आप तो उनके सहयोगी हैं ना, आप मुझे बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि इस सवाल का आपने जैसे ही डिबेट शुरू हुई, जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता विवेक मिश्रा जी ने पूर्ण रूप से आपको समझा दिया। अब इस मुद्दे में हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमें डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं। डिफाइन करने के क्या, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे सवाल से आप कन्नी काट रहे हैं, आप किनारा पकड़ रहे हैं कि आपके पास शायद इसका जवाब नहीं है। हमने आपसे क्या कहा, आपका जो सवाल है उसका कांग्रेस प्रवक्ता पूर्ण रूप से। अरे तो मेरा सवाल तो आपसे है, क्या आपके सवालों का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता देंगे, कांग्रेस के नेता देंगे? मेरा सवाल आपसे है। हम उस सवाल पे कोई भी जवाब देना नहीं चाहते, हमारे सवाल के जवाब। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये मान ले जावेद जी, आउट ऑफ सिलेबस, आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया ये सवाल मेरा, इसका मुझे तो शायद आप इसका उत्तर नहीं जानते। खैर चलिए कोई बात नहीं। संतोष पांडे जी आपके पास आएंगे सर, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। संतोष जी, आप देख रहे हैं देश में जब से राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान होता आया है, अब देश की राजनीति का जो चुनावी मंच है उससे निकलकर संसद के अंदर चला गया है। अब संसद में आरएसएस के ऊपर दाग लगाने की कोशिश की गई। कल डिबेट हो रही थी, कल डिबेट में हमारे साथ आरएसएस प्रचारक हमारे साथ महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि कोर्ट के आदेश के ये साफ हो चुका है कि महात्मा गांधी की
और जो डेथ हुई है, जो हत्या हुई है, उसमें आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद हिंदू धर्म की बात करना, हिंदू पहले बयान देना कि हिंदू धर्म, जो लोग हिंदू धर्म का कहते हैं अपने आप को, वो हिंसक होते हैं। उसके बाद ये कहना कि पलटवार कर, जहां मोदी जी के बयान के बाद सीधे पलट जाना। उसके बाद किस तरीके से आप देखते हैं आचार्य जी कि ये जो चीज़ें हैं, क्या सदन में लोगों के मुद्दे, पेपर लीक का मामला, अग्निवीर का मामला, इसको छोड़ के ये हिंदू धर्म, भगवान शिव धर्मों को लाकर और उसके बाद भगवान राम के नाम पर राजनीति, क्या ठीक रहे? अनुराग जी, सबसे पहले तो हम आप सभी से अपेक्षा चाहेंगे, सभी मंच पे मौजूद विद्वान जनों से, कि आज जो घटना अभी हाथरस में हुई है जी, उन परिवार वालों को आप सभी मिल करके संवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को संबल प्रदान। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं आपके प्रश्न पे। यह घटना संसद में जो घटित हुई कि हिंदू हिंसक, यह इतना कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि अपने आगे पंडित परिवार से नहीं बल्कि पंडित शब्द से टैग लगा करके आने वाले वंश के लोग ये कहेंगे कि हिंदू हिंसक है। उन्हें हिंदू का डिफिनेशन नहीं पता है कि हिंदू क्या है। अरे आपने नहीं पढ़ा वेद, नहीं पढ़ा पुराण, नहीं पढ़ी ऋचाएं, तो जा सबसे बड़ा ज्ञानी पुस्तक इस समय हमारा मोबाइल फोन है, उस पर हिंदू डाल करके पूछ लेते कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हिंदू। लेकिन नहीं, उन्होंने इसकी परवाह करते बिना कि भारत के असंख्य संख्या में बसने वाले जाति की व्यवस्था पर उन्होंने बात की। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। और उन्होंने भारत में रहने वाले हिंदू की बेइज्जती करी है। उसमें पर्टिकुलर क्षत्रिय, ब्राह्मण, कायस्थ, इन सभी की बेइज्जती नहीं कही है। ये संपूर्ण हिंदुस्तान की निंदा राहुल गांधी जी ने की है, क्योंकि हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू कोई जाति नहीं है। उससे हमारा हिंदुस्तान निर्मित हुआ है। अब इन्होंने जितने मुद्दे उठाए कि सबको अभय, ये शब्द दिखा करके, अभी भाई जावेद जमील जी, इनको ये पता नहीं है कि हमारा अल्लाह, क्योंकि हम अपने यहां भगवान कहते हैं, आप अपने यहां अल्लाह बोलते हैं। डिफरेंट रिलीजन जितने भी हैं अपने भगवान के लिए अलग अलग वर्ड बोलते हैं। क्रिश्चियन गॉड बोलते हैं उनको, वो आप उनकी निराकार स्वरूप में आराधना करते हैं। उनका कोई विजिबल पिक्चराइजेशन नहीं है। और उनको लिए भी आपने यही अस्त्र प्रयोग किया। कैसा गठबंधन है आपका कि आप धर्म को तार तार कर रहे हैं, वैसे हमारे देश की एकता को तार तार कर रहे हैं। ये आप लोगों का कैसा संगठनात्मक व्यवस्था है। अग्निवीर के बारे में अगर आप जाने तो परम श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की आत्मा की सच्ची श्रद्धांजलि इस देश को मिलने जा रही है। अग्निवीर की कल्पना माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी जब वो राष्ट्र में रक्षा मंत्री थे। इसको क्यों नहीं पढ़ते सपा प्रमुख जो है वर्तमान के, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी, इस पर क्यों नहीं पढ़ते कि यह अग्निवीर की कल्पना जो है ये किसने करी थी कि भारत का हर व्यक्ति जो है सैन्य प्रशिक्षण लेना उसके लिए परम आवश्यक है, ताकि देश पर कभी भी कोई भी आपात स्थिति आए तो हमारे देश का प्रत्येक जवान तुरंत खड़ा हो और सामने वाले शत्रु को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इन सब सिद्धांतों के बारे में ये पीछे जाके नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ एक देसी में कहावत कही गई है, कहते हैं काग ने आपका कान लेकर के भाग गया तो वो अपने कान के पीछे नहीं भागेंगे, तो कान को नहीं चेक करेंगे, वो सीधे वो कौवे के पीछे भाग जाएंगे। हाँ, शुद्ध भाषा में अगर कहें तो कौवा कान ले गया, कौवा कान। ये लोग बस उसी तरीके से बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि वही सो जो राम रचि राखा, राम ने जो रचा है वही होगा। राम की व्यवस्था मर्यादित रही है और राम की मर्यादित व्यवस्था में भारत को खंडित करने की सोच जो रखने वाली व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, जो मंचीय भाषण चल रहे हैं, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वह आने वाले
पूर्ण विश्व के नक्शे पे बसे हुए भारत के सपने को चूर चूर करने का ये प्लान है, लेकिन नहीं, ऐसा लेकिन होने नहीं लेकिन पाएगा। लेकिन जो अयोध्या में हुआ, जो फैजाबाद की जो सीट है उस पे जो हुआ, वो क्या, उसको क्या कहेंगे? भगवान राम की तो मंशा है कहीं ना कहीं, अब बीजेपी को वहां पे शिकस्त देखिए मिली। देखिए देखिए, है क्या, हमारे देश में दो प्रकार की व्यवस्थाएं मनुष्य के दिमाग में बैठती है। हम्म। एक स्वयं का हित, एक परहित। परहित में हमारा राष्ट्र आता है, हम्म। कि हमारा पड़ोसी आता है, हमारा मित्र आता है। वहां पे लोगों ने स्वयं के हित की बात देखी, और उस स्वयं के हित की बात को इतने जो प्लानर लोग थे, जो वहां के एग्जीक्यूटर लोग थे, उन्होंने इतना ऐसे प्रमोट किया कि हर व्यक्ति वहां का यह सोचा कि नहीं, हमारे घरों को तोड़ दिया गया, हमको मुआवजे की रकम कुछ कम मिल गई। हमको ये नहीं बताया गया कि आज का आपका यह त्याग या योगदान इस अयोध्या नगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस पटल पर यह तो प्रतिष्ठापित आचार्य जी, करेगी। इसमें भारत कमी को कहीं ना कहीं बीजेपी की तो रही है ना। बीजेपी की जो समीकरण जो बन रहे थे, बीजेपी के जो राजनीति, जो कहते हैं ना, जो समीकरण होते हैं, जो राजनीति जब करी जाती है तो उसके लिए जो प्लानिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। हम आपकी इस बात से पूरी तरीके से इसलिए सहमत नहीं हैं क्योंकि हमारी पहली बात तो जहां तक कि अभी संदीप जी हैं, मंच पर हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी कोई प्लान जैसा कुछ काम नहीं करती है। मैंने जो समझा है, भारतीय जनता पार्टी एक भावना है, एक भावना है, और उस भावना में एक विचार चिन्हित है, राष्ट्र प्रेम का। राष्ट्र प्रेम का वही विचार चिन्हित है जहां से आज भी हम सुभाष चंद्र बोस को ढूंढ रहे हैं। हम आज भी सुभाष चंद्र बोस को ढूंढ रहे हैं। सही बात है। और वही कांग्रेस है, और वही वही शायद कांग्रेस है जहां पे सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी बाबा के नाम से फैजाबाद में रहना पड़ा। ये भी मानेंगे? जी, मैं बेशक मानता हूं कि हम आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज से सत्य व्यवस्था आपके इस प्रश्न का मैं सत्य संवाद नहीं समझ पाऊंगा जी। क्योंकि जिसका प्रमाण हमें मिल पाने, जब भी हम करीब पहुंचे तो हमारे सामने एक कहते हैं लड़ी के आगे काट, तो हमारे लड़ी के आगे काट कर दिया गया। अच्छा, इतिहास की बात आपने, आचार्य जी, इतिहास की बात आपने छेड़ दी, सुभाष चंद्र बोस की बात आपने छेड़ दी। इतिहास में अगर हम पीछे थोड़ा चले जाएं तो अभी जो मुद्दे हुए हैं, कल की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हुए तो उन्होंने आरएसएस पर एक बहुत बड़ा, जो मैंने अभी कहा, नाथूराम गोडसे का नाम लेके आरएसएस पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि आरएसएस ने भड़काया और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। लेकिन जब इतिहास की बात करें तो कई ऐसी किताबें हैं, कई ऐसे खोज हैं। अगर हम बात करें, अमेरिकन रिसर्चर हैं J.A. कर्रन जूनियर, उनका भी एक दावा था कि नाथूराम गोडसे जो हैं, उन्होंने संघ के बाद या संघ के साथ रहते रहते हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था। एक तरह से देखा जाए तो हिंदू महासभा के ऊपर भी यह निशाना साधने की कोशिश कई किताबों में की गई आरएसएस के साथ साथ। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारा संघ और हमारी हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद जी, जो भी हमारी ये संगठन है, हमारा कोई भी संगठन ऐसे किसी भी आचरण या कृत्य में कहीं भी लिप्त नहीं है जो एक मनुष्य के भीतर सदाचार की जगह पे दुराचार का जन्म दे। अच्छा, ठीक। उसके अंदर शांति की जगह पे अशांति का पाठ पढ़ाए। आप हमारी शाखा लगती है, अब मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप हमारी शाखा में आए। आप एक दिन आएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जीने की दिनचर्या, नहीं, वो मुझे पता है सर, वो मुझे पता है आचार्य जी, वो मुझे पता है कि मातृभूमि के लिए प्रेम किस तरीके से वहां पर बात की जाती है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहा जाता है, वो मुझे पता है। जननी जननी जन्मभूमिष्टे स्वर्गादपि गरीयसी की बात होती है। बहुत अच्छी बातें हैं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी, थोड़ा सा आपकी तरफ रुख करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने भी पलटवार किया है। 4 बजे के बाद जब पलटवार हुआ है तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि कांग्रेस जो है अब परजीवी कांग्रेस हो गई है। यानी कांग्रेस दूसरों के सहारे रहती है, अब दूसरों के पार्टियों के साथ मिलकर काम करती है, उसके बाद उस पार्टी को ही खा जाती है, यानी कि परजीवी की तरह काम करती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा तो
उनके कहने के तो पूरे देश ने देखा कि 10 साल वो झूठ पे झूठ बोलते रहे, और आखिरी में चुनाव के अंतिम चरण में तो उन्होंने अपने को अविनाशी और अवतारी बता दिया। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, आज गठबंधन में जो आदमी खुद बैठा हुआ है और पिछले 10 सालों में जो इनके सन 14 में साथी थे, वो इन्हें छोड़ के क्यों गए? ये तो परजीवी नहीं, ये तो परभक्षी हैं। इनके साथ तो लोग भागते हैं वरना ये खा जाते हैं। तो ये 14 में कितने लोग थे अनुराग जी इनके साथ, और फिर कितने लोग इनके साथ रह गए? तो इस तरह की बातें करना, झूठ बोलना, यही तो हमारे राहुल गांधी जी ने कल कहा कि ये झूठ पे झूठ, नफरत फैलाते हैं, रोज इनका काम ये है। और आज संदीप जी, जिस तरीके से संदीप जी समय बहुत कम है। संदीप जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप कितना बड़ा आरोप लगा है, परभक्षी बता दिया है। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस को ऐसी विषय बोलते रहने देना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष में है और विपक्ष का काम है जब सत्ता न हो तो बहुरा जाना। हमारे एक बहुराई की बात इनके पास जवाब नहीं है अनुराग जी। एक ही बात कहूंगा, की बात तो कोई जवाब नहीं है, इधर उधर की बातें करने में माहिर नहीं है लोग। ये राष्ट्र हम सबका है। कांग्रेस के मित्र में बड़े भाई हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, ये राष्ट्र हम सबका है। हम सबको इस देश और समाज के लिए बेहतर सोचना और बेहतर करना चाहिए, और हम सबके अच्छे बुरे क्रम से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। तो हम सबको जो जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है उसको पूरा करें। कांग्रेस की जिम्मेदारी है गाली ढूंढे, गाली खोजे और गाली दे, तो इसमें इनको और ईश्वर इनको आशीर्वाद दे। ये जितनी बुराई ढूंढ सकते हैं ढूंढते रहे, और इन्हें दे भी दिया। ईश्वर की कृपा, उस राम की कृपा, देखिए इनको बुराई ढूंढने के लिए दे दिया। तो ये सदन में भी बुराई ढूंढे, चौराहे पे भी बुराई ढूंढे। और एक समय मैं मानता हूं कि अब इस देश में कांग्रेस पेपर लीक में बुराई नहीं दिखाई पड़ी, इतने पेपर लीक हो गए। जब चुनाव देश में हो रहा होगा तो आप देखिएगा कांग्रेस पूर्णतः समाप्त। सैकड़ों किसान मर गए, बुराई नहीं दिखाई पड़ी। इसीलिए आज देखिए नीट में भी बुराई नहीं दिखाई पड़ी है, बुराई नहीं देखते हैं ये। किसानों ने आत्महत्या की है, समझे? महाराष्ट्र और सौराष्ट्र क्षेत्र में आप याद करें, तमाम किसानों ने अपनी आत्महत्याएं की है। कमाल की बात है, टीएमसी मतलब बंगाल नहीं दिखाई पड़ता। मतलब मुझे किस समझ में नहीं आती वाली सरकार रही है, अन्नदाता के बोलने नहीं दे रहे हैं, और जब वो बोल रहे थे हम लोग चुप थे। तो इससे ज्यादा विवेक जी आज यही नजारा हमने सदन में देखा, जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए उठे तो आपकी जो विपक्षी दल हैं सब हूटिंग करने में लगे थे। अब ये बताइए, ठीक है मान लिया कि कांग्रेस नहीं, मान लिया बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहां पे बड़ी दुराचार है, बड़ा अत्याचार है। आपकी जो सहयोगी दल है बंगाल के क्या हालचाल है, मुझे बंगाल का बता दीजिए। बंगाल में आजकल क्या चल रहा है? देखिए अनुराग जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो केंद्र में सत्ता है, आज जिस तरीके से केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे पीसीयू बिके और कौड़ी के मोल बिके, या और अग्निवीर सरीखी, या जिस तरीके से और जो योजनाएं रही जिनसे देश को नुकसान हुआ, आज उनकी बात हो रही है। राज्य की तो बात बाद में आती है, राज्य के तो राज्य का मसला हो गया। आज बात यहाँ संसद की हो रही है, तो संसद की बात करी जाए। और 10 सालों ने नहीं, देखिए ये विवेक जी राज्य से, विवेक जी अब देश मन की बात नहीं चलेगा। विवेक जी समय समाप्ति की ओर है। बिल्कुल मन की बात 10 साल करके देश का व्यापारी तबाह हो गया, नौजवान। नहीं विवेक जी आपकी बात बिल्कुल जायज है। विवेक जी विवेक जी आपकी बात, विवेक जी समय समाप्ति की ओर है, समय समाप्ति की ओर है, समय समाप्ति की ओर है। विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए, आपकी बात बिल्कुल जायज है। सारे मुद्दों पर बात चर्चा होनी चाहिए, जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उस पर जवाब देना सत्ता पक्ष का हक बनता है, अधिकार बनता है। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि राज्य से मिलकर ही देश बनता है, कोई राज्य अलग नहीं है। यह आज़ादी के बाद का गोवा या हैदराबाद नहीं है, जहां पर नवाब या निज़ाम सोचे कि हम अपनी सत्ता चलाएंगे और पुर्तगाली सोचे हम अपनी सत्ता चलाएंगे। सारे राज्य एक हैं और संगठित राज्यों की वजह से ही हमारा देश एक देश बनता है। और एक देश की जब कहीं भी किसी भी राज्य में कोई प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो मणिपुर हो, तो सवाल का जवाब आप पूछते हैं मोदी जी से, तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। यही चीज़ बंगाल में जब तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार होते हैं तो उस पर सवाल पूछना बीजेपी का भी हक है। और आम आवाम भी, जो आम जनता है हमारी जैसी, हम जानना चाहते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा। और फिर एक टेबल पे पक्ष और विपक्ष दोनों को चुन के जनता नहीं भेजा है, तो जनता के सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें करिए, जवाब सदन में मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग सदन को भी हंगामे का, चुनावी भाषणों का वो माहौल बना दें वहाँ पर और कोई निष्कर्ष ना निकल पाए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी चर्चा में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आज की इस चर्चा में निष्कर्ष यही है कि देश में राजनीति चरम पर है, मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है, सदन में सिर्फ हंगामा है और हंगामे का रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए एबीसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।